दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कल देश के फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करेंगे और देश के लिए सरकार क्या सोचती है, देश के लोगों के लिए क्या वह प्लान कर रही है, किस तरह से विकास की जो नीतियाँ हैं किस तरह का अमल में ला रही है, उसके लिए क्या बजट वह पेश कर रही है और उसका आम आदमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कल जब बजट पेश होगा संसद के अंदर उससे पता चलेगा। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ प्रमुख हस्तियाँ आज मेरठ शहर की हमारे साथ मौजूद हैं और खासतौर से महिला वर्ग को आज इस चर्चा में आमंत्रित किया क्योंकि महिला गृहिणी के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पक्ष उन्हें बेहतर पता है कि गृहिणी होने के नाते कितनी चुनौतियां उनके सामने घर के लिए आती हैं, घरेलू कामकाज के लिए आती हैं और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या चुनौतियां साथ में आती हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ पूनम शर्मा जी हैं, शिक्षाविद भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। साथ ही ऋचा सिंह जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। पूजा जी हैं, बिजनेस भी रन करती हैं और सोशल वर्कर भी हैं। और मधु डांग जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद भी हैं और साथ में सोशल वर्कर भी, और बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट जगमोहन शाकाल जी हमारे साथ हैं। मैं पूनम जी से शुरुआत करता हूँ। पूनम जी, क्या लगता है आपको जो बजट में महिलाओं के लिए सरकार बात तो बहुत सारी करती है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिला को विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ देने की बात हो, लेकिन क्या वास्तव में धरातल पर किस तरह से आप उन चीज़ों को देखती हैं और बजट से महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी चीज़ की उम्मीद करती हैं सरकार की को उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कुछ सुविधाएं देनी चाहिए या टैक्स में ऐसा कुछ रिलीफ महिला को देना चाहिए जिससे महिलाएं आगे बढ़ें? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारी वित्त मंत्री एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि उनका महिलाओं के प्रति जो है वो विशेष झुकाव होना चाहिए और उनकी समस्याओं के प्रति उन्हें ज़्यादा सजग रहना चाहिए। तो एक तो महिलाओं के स्वास्थ्य के उस विषय में जो उनकी योजनाएं हैं उनमें उन्हें उनका स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य बीमा, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, महिला शिक्षा। जितनी भी लड़कियां, क्योंकि मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चियां जो हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं। अगर पूछा जाए कि हाँ भाई कितना पढ़े हो, तो बोले जी हमने 5th के बाद ड्रॉप आउट कर दिया या 6 के बाद कर दिया, 9th के बाद कर दिया। तो महिला शिक्षा के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और वैसे तो ये प्रावधान है कि 10th तक फ्री एजुकेशन, लेकिन अगर उसमें ड्रॉप आउट हो जाता है तो फिर उस फ्री एजुकेशन की पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। हाँ, शौचालयों का जो निर्माण किया गया है, सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन अभी भी कई जगह जो है इस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है। और एक मेरा विशेष वो है कि महिलाओं को जो उनका इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें उन्हें रिबेट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ये मुद्दा बार बार बड़ा महत्वपूर्ण होता है इनकम टैक्स का, और क्योंकि इनकम टैक्स एक सामान्य मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर भी बात कही, तो ऋचा जी क्या लगता है आपको, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं, लगातार लोगों के बीच में सोशल काम के लिए जाती रहती हैं, तो कौन सी ऐसी आपको लगता है, जैसे इनकम टैक्स की बात कही चाहे पूनम जी ने, कि कौन सी ऐसी रिलीफ हैं जो महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक है इस समय, कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उस बजट का प्रावधान उसमें बढ़ाना चाहिए और उन नीतियों में? मेरा मानना है प्रशांत जी, ना सिर्फ महिला, पुरुष भी उस वर्ग में आता है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारी भारतीय संस्कृति का। आज खेलों पे जितना ध्यान सरकार दे रही है वो बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए और हम उसमें डिफरेंस देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें 125 करोड़ जनता में सिर्फ 6 पदक ओलंपिक्स में आते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है कि ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम लोग जाते हैं, क्योंकि मैं खुद खेलों से जुड़ी हुई हूँ, हम जाके देखते हैं जो एसोसिएशंस हैं उनके पास पैसा नहीं है, बच्चे हैं गरीब हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग जूझ रहे हैं उस स्थिति से। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे बच्चे बहुत सक्षम हैं, गांव से आते हैं, और गांव से आने वाला बच्चा वो इतना सक्षम है खेलों में, वो भारतीय झंडा जो फहराता है तो फिर पूरा देश उसमें प्राउड अपने आप को महसूस करता है। तो मेरे ख्याल से खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा बिल्कुल ठीक है, खेलों में प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो उसमें जो बजट है, एलोकेशन है, वह बढ़ना चाहिए। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर खेलों के प्रति एक जो प्रभाव बढ़ भी रहा है और साथ ही कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे भारत की जो प्रतिभा है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए खेलों का जो बजट है बढ़ाना चाहिए। पूजा जी हमारे साथ हैं, बिजनेस भी रन करती हैं और साथ ही अन्य कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो पूजा जी क्या लगता है आपको, क्योंकि आप व्यवसाय से भी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा जो व्यवसाय से जो चुनौतियां आपको मिलती हैं, चाहे जीएसटी का बड़ा मुद्दा है देश के अंदर इस समय, लगातार जीएसटी को लेकर कहा जाता है कि ये एक ऐसा माया जाल है
जिसमें हर व्यापारी उलझ कर रह गया है। तो क्या लगता है आपको जीएसटी में क्या प्रावधान आप ऐसे होने चाहिए जो महिलाओं के लिए व्यापार चलाने में और आसानी हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका आज मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला होने के नाते बिज़नेस करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, घर भी संभालना और बिज़नेस जहाँ पे आपका मेंटोर कोई नहीं होता है। तो मैं एक सरकार से ये सुझाव देना चाहूँगी कि महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाएँ, जिससे कि उनमें जो प्रतिभाएं छुपी रहती हैं वो आगे आकर उनको और निखर के आए कि वो बिज़नेस करें और कंट्रीब्यूट करें हमारी इकॉनमी में। रही बात हमारी जीएसटी की, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, तो वहाँ पे आपका 5% का टैक्स स्लैब है, देन 12% है, 18% है। मैं चाहूँगी कि वो यूनिफॉर्म हो। हम अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक लग्जरी कैटेगरी में लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, बट वो लग्जरी नहीं है। जो कोरोना के टाइम से लोगों ने अपनी फ़िटनेस पे इतना ध्यान दिया कि हमें फिट होना है, हमें निरोगी होना है, तो वो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए रहेंगे। अगर वो इक्विपमेंट्स उन पे इतना टैक्स लगता है तो वो इतने महंगे हो जाते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो 5% के टैक्स स्लैब में, हम ये नहीं चाहते कि उनको टैक्स फ्री किया जाए, बिकॉज एनीथिंग कम्स फ्री हैज़ नो वैल्यू। तो हम चाहेंगे कि उसको कम से कम टैक्स स्लैब में रखा जाए। तीसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमारे जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं, उनका जो रेवेन्यू आता है, जैसे ऋचा जी ने कहा कि वो रूरल में नहीं है फैसिलिटीज़, तो मेरा ये सुझाव रहेगा सरकार से कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ से हमारी इनकम होती है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रूरल एरिया में जाके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जाएँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आएँ, जिससे कि जो हमारे एथलीट्स हैं वहाँ पे उन्हें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है और वो जो है एथलीट बन जाते हैं और हमारे लिए मेडल लेके आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो पैसे का जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल समानता के साथ हो और उसमें भेदभाव ना हो डिस्ट्रीब्यूशन में, बजट का एलोकेशन में। वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या बड़ा शहर हो, तो बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान तरीके से सब जगह हो, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी मौका मिले बाहर आने का, अपना प्रतिभा निखारने का। तो मधु जी के पास आता हूँ। मधु जी, क्या लगता है आपको जो बजट है वह महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? गृहिणी के नाते महंगाई का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं रसोई का सबका खर्च गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रसोई खर्च अगर पिछले कुछ सालों की बात करें 2 गुना से 3 गुना हो चुका है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी आवश्यकताएं आप मानती हैं कि सरकार को उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आम मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार को अपना रसोई का बजट आसानी से मेंटेन कर ले, या दूसरी चुनौतियां जो उसके लिए हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें वह अपने पैसे की बचत भी कर सके और आगे बढ़ सके? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आपको इतना अच्छा सोच रखने के लिए और महिलाओं को लेके इस काम को करने के लिए। उसके साथ ही मैं आपको एक और अपनी तरफ से अपना विचार देना चाहूँगी। ये बजट उसी दिन और ये चर्चा उसी दिन या एक दिन पहले ना होके 1 महीना पहले होनी चाहिए। आगे से आप इस चर्चा को 1 जनवरी को करें। आपको क्या लगता है कि सीतारमन जी आज रात को अपना बजट तैयार करेंगे? ये बजट तैयार हो चुका है ना। एनीवे, फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बड़ा अफसोस है निर्मला सीतारमन जी कि आपने एक मध्य वर्ग को उठा के निम्न वर्ग में ला दिया है, और निम्न वर्ग जो है उसको आपने बिल्कुल वॉश आउट कर दिया है। वो सिर्फ 5 किलो अनाज पर रह गया है। ऐसा क्यों? मुझे बहुत दुख होता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है, और पैसा कहाँ जा रहा है? वी अंडरस्टैंड यू रिक्वायर्ड टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके ना हमारी सड़कें बन सकती हैं, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। वी नो इट वेरी वेल। स्टिल आपको एक आम क्लास को ध्यान में रख के उनके बारे में सोचते हुए एक बजट तैयार करना चाहिए। घर की वो चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, आलू, ऐसी सब्जियां जो गरीब खाता है। जिस चने के बारे में कहा जाता था चना गरीब का खाना है, वो भी अब अमीरों का भोजन बन के रह गया है। आपने भोजन को तो कर ही दिया है कि मतलब ये जो है ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, ये सब चलिए ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप कम से कम जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो आपका गैस है, आपका चूल्हा है, वो लकड़ी है, ये सब है, आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक औरत को सुबह उठ के परेशानी हो जाती है कि वो इन पैसों में अपना एक दिन कैसे चलाएगी, और उसके घर कोई बच्चा बीमार हो गया, स्कूल की फ़ीस आ गई, स्कूल का कोई काम आ गया, कैसे सिसक सिसक के औरतें जी रही हैं।
मेरी इस बात के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले कोई खाना खाए और मेडिकल देखे, उसके बाद कुछ और देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि चिकित्सा और शिक्षा ऐसे मूलभूत विषय हैं जो हर परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक भी हैं और ज़रूरी भी हैं। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जगमोहन शकाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अनेक वर्षों से क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो सारा उन्हें पता है कि एक समाज के अंदर की अर्थव्यवस्था कितना महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है कि किसी परिवार की जो इनकम है और महंगाई जिस तरह से बढ़ती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। और सरकार को आप क्या सोचते हैं कि जो फ्री बीज की योजनाएं लगातार चल रही हैं वह कहीं ना कहीं आम आदमी बोझ उसका पड़ता है, तो क्या लगता है इसमें कुछ फ्री बीज की योजनाओं पर जो रेवड़ी कल्चर है उस पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए, या सरकार विभिन्न चुनाव में दावे करती है यहाँ पे इतनी हम फ्री देंगे इतनी फ्री देंगे, उसका बोझ अल्टीमेट आम आदमी पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, वास्तव में सरकार ने जो है इनकम तो बड़ी नहीं है। महिलाओं ने कहा, हमारी बहनों ने, इनकम तो बड़ी नहीं है लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद जिस प्रकार से सरकार है, आने वाले समय में जो भी सरकार है बजट प्लान करती है अपने राजनीतिक मुद्दे के कारण, कहीं ना कहीं गरीबों को फ्री देना है, महिलाओं को फ्री देना है या अन्य को फ्री देना है। उनका एजेंडा सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पे होना चाहिए, उनके हेल्थ पे होना चाहिए, व्यापार के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अगर महिलाएं हैं या आदमी है, हम कोई प्रीमियम हेल्थ के लिए बीमा लेते हैं, तो आज बीमे की जो पॉलिसी है वो इतनी महंगी हो गई है। सरकार को क्या करना चाहिए, न्यूनतम रेट लगाने चाहिए। साथ ही हेल्थ हेल्थ का जो सिस्टम है उसे बहुत कम करना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, हमारी जो बहनें कह रही थी, स्पोर्ट्स में प्रतिभाएं टैलेंटेड बहुत है इस देश के अंदर। जैसे करें 8 या 6 ओलंपिक है, देश में बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या सरकार स्पोर्ट्स का बजट नहीं लेकर आती। और दूसरा है, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो आपसे पहले टैक्स फ्री हुआ करते थे, उनमें 28% स्पोर्ट्स पे टैक्स हो गया है। मतलब स्पोर्ट्स के जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर टैक्स लग ही रहा है। आज से पहले, उससे पहले स्पोर्ट्स में बहुत सारी आइटम होती थी जिस पर टैक्स नहीं होता था। तो बच्चा जो है उसे आइटम को खरीद भी सकता था, ले भी सकता था, और उसके बाद वो अपने जो टैलेंट को सुधारने की कोशिश करता था। आज बहुत सारी स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 5% से लेकर 28% तक की स्पोर्ट्स की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है। रॉ मटेरियल पर सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन स्पोर्ट्स को फ्री करना चाहिए। साथ में किताबें जो शिक्षा के लिए हुआ करती थी, किताबें बुकें, उन पर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। आज अनावश्यक रूप से 12% किताबों और बुक्स पे टैक्स लगा दिया गया है। रॉ मटेरियल जो भी है, बुक्स बनाने के लिए केमिकल आ रहा है, रबड़ आ रही है या पेपर आ रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो किताबें आ रही हैं उस पर अनावश्यक रूप से 12% का टैक्स लगा दिया। उससे पहले भी सरकारें चल रही थी, स्पोर्ट्स पर कोई टैक्स नहीं था तब भी सरकार का नाम है चला रहे थे, किताबों पर कोई टैक्स नहीं था उसके बाद भी चला रहे थे। तो बात यह है कि सोचना चाहिए। आज देश जो है जीएसटी पे चलाया जा रहा है, केवल और केवल जीएसटी पे देश चलाया जा रहा है केवल। तो टैक्स का जो माया जाल है उसमें हर कोई उलझा हुआ है, और टैक्स का जो स्लैब है वह कम से, जैसा आपने कहा कि एक ही बनना चाहिए, एक टैक्स फॉर्म होना चाहिए यूनिफॉर्म उसके तरीके से, क्योंकि विभिन्न तरह के टैक्स उसमें व्यापारी उलझ गया। एक सामान्य आदमी को नहीं पता कि वह जो 2 रुपये का चिप्स का बिस्कुट का पैकेट लग जाए उस पर भी वो टैक्स पे कर रहा है, चाहे 1000 का सामान ले रहा है उस पर भी टैक्स पे कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा स्थिति है। तो पूनम जी, क्या लगता है आपको, सरकार हर स्टेट में चुनाव होता है तो कहते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर यहाँ मिलेगा, तो पूरे देश में योजना लागू क्यों नहीं कर देते? स्टेट वाइज क्यों अलग अलग, क्या है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सरकार को इस तरह की घोषणाएं कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फ्री वाला सिस्टम है ना, ये बहुत गलत है। फ्री में तो कुछ नहीं होना चाहिए, और जब फ्री में नहीं होगा और सबको एक समान होगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू अपने आप ही नॉर्मल उसमें आ जाएगी। ना सरकार को कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इस तरह जीएसटी में जो वेरिएशन है ये आएगा। तो ऋचा जी, आपको क्या लगता है कि मुख्य विषय आप कौन सा कहना चाहेंगे, सरकार को कौन सा सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि कल बजट पेश हो जाएगा, उसका पार्लियामेंट में बहस होगी, तो उसके बाद भी आम जनता भी वहाँ पर अपने संशोधन या अपने सुझाव सरकार को प्रेषित कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मेन सुझाव आप दे सकती हैं सरकार को जहाँ आप उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो सेक्टर है कि हमारे जो किसान भाई हैं, किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उस पे जो वो लोन लेते हैं उसकी सीमा, उसके जो अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए। 3 लाख तक वो ले सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि वो अमाउंट बढ़ना चाहिए। किसान सम्मान निधि में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो किसानों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो रूट हैं हमारी, वो प्राइमरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं इंडिया के। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि ऑनलाइन ने ऑफलाइन का जो सेक्टर है उस पर बहुत असर डाला है, जिससे कि क्या है, जो हमारे व्यापारी हैं उनको बहुत असुविधाएं हो रही हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा कुछ। हाँ, जैसा आपने कहा कि जो वेरिएशन है ऑनलाइन का, ऑनलाइन से व्यापार से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जो रिटेल व्यापारी है उसका बहुत परेशानी उसके सामने आ गई है। तो पूजा जी, क्या लगता है आपको, जो महंगाई की बात होती है तो वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं। तो ये जो संकट है, वित्त मंत्री आम आदमी की मजबूरी नहीं समझ पा रही है। जो महंगाई का लगातार ये जो बढ़ रहा पूरा दायरा,
क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस मंच के माध्यम से वित्त मंत्री के लिए? वित्त मंत्री जी से मैं यही कहूँगी कि ये सब की अपनी पर्सनल चॉइस है कि कौन क्या खाना पसंद करता है, क्या नहीं खाना पसंद करता। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम शुद्ध हवा ज़रूर लेना चाहेंगे, तो खाने पे तो बात बाद में आएगी, पहले हवा शुद्ध हो जाए हमारे यहाँ की, तो उस पर समानता होनी ज़रूरी है। ये भी बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जल और हवा की जो इसमें प्रदूषण लगातार घुलता जा रहा है और जल भी लगातार कहीं ना कहीं प्रदूषित कण उसके अंदर इतने मिल रहे हैं वह बीमारी पैदा कर रहा है। तो ये बड़ा विषय है, स्वास्थ्य को लेकर भी हो चुका है। तो मधु जी क्या लगता है आपको, जैसे ये 2-3 विषय बड़े मुख्य रूप से आए कि ऑनलाइन व्यापार हो, चाहे कृषि के लिए हो या स्वास्थ्य संबंधित जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, तो क्या सरकार को बजट एलोकेशन करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए उन संस्थाओं की जो इन कार्यों में सरकार के द्वारा लगी हुई हैं? बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन कल्चर से लोगों के काम धंधों पर असर पड़ा है। पहले एक मध्यम वर्ग का जो व्यापारी, जो लोअर व्यापारी था, जो उस बेचारे का काम कहता था ख़त्म है। अब तो जो बड़े बड़े व्यापारी भी कहते हैं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो जब उनके पास काम नहीं होगा तो आगे मतलब कैसे करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में सिचुएशन बड़ी ख़राब होती जा रही है। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात है कि हमारी किसी भी सरकार ने पॉपुलेशन पर ध्यान नहीं दिया। पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी रही है और एक क्लास को अनएजुकेटेड रखा जस्ट फॉर वोट बैंक ओनली। वो वोट बैंक करते वो क्लास का हालत ये हो चुकी है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो हैं और एड्स आप इस तरीके की दिखाते हो, आज ये फ़ोन आ गया, आज ये मोटरसाइकिल आ गई, आज ये हो गया, मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। नेटफ्लिक्स वगैरह पर जिस तरीके के प्रोग्राम आते हैं, आई अंडरस्टैंड कि हमारा विकास ज़रूरी है, पर वो विकास कितना ज़्यादा मतलब लोगों को उसमें लेकर जा रहा है। मतलब महिला वुमेन जेल में जाओ तो वहाँ जाके देखो, महिला जो है उनके उसका जो हत्याएं करना और उनका जो क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन उनको ये सब करने पर मजबूर करता है। आपके पास ये चीज़ है, आपके पास ये चीज़ है, तीसरा सोचते मेरे पास क्यों नहीं है। इतना जो रातों रात इतना, कल भी मैं एक प्रोग्राम में थी, वहाँ पर जो था, जो ये क्राइम ये है जिस तरीके से उसकी वजह से आपके अकाउंट से सारा पैसा ख़त्म होता है। ये जो 15-15 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जस्ट अपनी साइबर क्राइम हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अगर आप लोगों को थोड़ा समान रूप से दें, उनको खाने को अच्छा मिले, उन्हें रहने को अच्छा मिले, आप 2 खाई में लोगों को मत बांटें। बिल्कुल ठीक बात है कि रोजगार के साधन बढ़े। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है निर्मला सीतारमण जी, आप आम लोगों की ज़िंदगी पर तरस खाएं। बिल्कुल ठीक है कि रोजगार के साधन बढ़े, हर व्यक्ति को रोजगार के जो सुविधाएं हैं या उसे अवसर हैं समान रूप से उसे उपलब्ध हों, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों। हर व्यक्ति की यही इस समय मांग है देश की सरकार से। एक तो टैक्स का जो माया जाल है वो ऐसा हो कि उसमें हर आदमी सर्वाइव कर सके, उसे आराम मिले। और अंतिम टिप्पणी के मैं जगमोहन शकाल जी को बुलाऊंगा कि जो चर्चा में निकल के आई बात है, तो टैक्स की बड़ी बात आई है निकल के, टैक्स का दायरा ऐसा हो कि उसमें सभी को रिलीफ मिले, या जो नौकरी पैसे रखते हैं कम से कम 10 लाख तक की आय पर कोई टैक्स ना हो। ये बड़ा विषय है। अब क्या लगता है कि जो चर्चा में निकल के आई बात, स्पोर्ट्स के एलोकेशन की बात हो, बजट की, या कृषि को लेकर बात हो, या तमाम तरह की जो भी अवसर हैं वो समान रूप से उपलब्ध हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे अंत में निष्कर्ष के तौर पर? देखिए, सरकार को बजट ना पूरे देश के हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे स्टेट के हिसाब से गैस को लेके, शराब को लेके अलग अलग स्टेट में पॉलिसी बनाई हुई है, जिससे ब्लैकमेलिंग भी होती है। सरकार को एक देश में बहुत सारी चीज़ों पर, पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर, किताब को लेकर, स्पोर्ट्स की चीज़ों को लेकर या किसान की चीज़ों को लेकर एक टैक्स पूरे देश में होना चाहिए, पॉलिसी देश में बनाई जानी चाहिए, जिससे कि ब्लैकमेलिंग जो अनावश्यक रूप से होती है राज्यों के बीच में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और महिलाओं को जो है कम से कम ज़्यादा सुविधाएं उनको किचन में दी जानी चाहिए। सरकार को रेटों पे टैक्स जो है, रेट जो है, जो टैक्स ज़्यादा कर रखे हैं उन्हें कम लेकर आएंगे तो मूल्य कम हो जाएगा और किचन का जो है रेट भी कहीं ना कहीं, किचन का खर्चा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। सरकार के लिए बड़ी परेशानी होती है क्योंकि टैक्स का जो दायरा है उसके लिए मजबूरी है, टैक्स के द्वारा कोई रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये बात भी बड़ी कटु सत्य है कि जो देश का खर्चा है, जो सरकार का बजट है, उससे कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए लगातार सरकार पर कर्जा ही बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। ये बड़ा एक ऐसा सत्य है कि हर कोई जानता है, लेकिन कोई ऐसा बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा सरकार को भी। विभिन्न तरह की जो रेवड़ी कल्चर की योजनाएं जो प्रधानमंत्री खुद उसकी आलोचना कर चुके हैं, फिर भी उनकी पार्टी के साथ साथ दूसरे सभी दल इसकी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं
और आप सबसे हम अपील भी करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही लगातार हमारे चैनल को भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।